हूँ, ये क्रिश्चियन या हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, ईरान को ले लीजिए, चार बार पोर्ट बना रहे हैं। इजिप्ट वाले तो पांव छू लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। भाई बात क्या करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि देखो मेरा मौजूदा भारत आज चांद पे पहुंच गया, आज आईटी में एक्सपर्ट है, हमारा भारत तरक्की कर चुका हुआ है, हमारे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, पूरा भारत डेवलप हो गया, भारत का नक्शा चेंज हो गया। कितने फख्र से ये बात अपने लोगों को बताते होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर दूसरी कंट्री में अपनी कम्युनिटी से मुलाकात हो जाए या बात हो, क्या बताएंगे? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यानी पूरी दुनिया में जितने भी इंडियंस मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे रेस्पेक्ट बनानी पड़ती है। तुम्हारे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारे लोग जो बाहर रहते हैं वो अगर मिलने जाएंगे तो कभी भी कोई कटोरा लेके हाथ में आगे कर सकता है कि लोग थोड़ी भीख तो देके जाओ। अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात देखो होना चाहिए, लेकिन भिखमंगों को हम क्यों ले भाई? ये है अमीर देशों की ग्रुप। तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम दुनिया को क्या दे सकते हो आतंकवाद के अलावा? नहीं भाई, सवाल वेदन है, साला सीधा बाहर निकलो। अप्लाई तो कर रखा है लेकिन लिया नहीं। तुमने देखा कि इस बार चाइना करेगा, लेकिन चाइना को पता है अगर यहाँ मुद्दा उठाया तो उसका मुद्दा उठ जाएगा अगली बार। This is business. हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन अब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जब मोदी जी ब्रिक्स के अंदर रशिया गए थे तो उसके बाद जैसे एक छत्ता होता है चारों तरफ मधुमक्खियां घूमती, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों तरफ जो दुनिया के माने हुए राष्ट्रपति है वो घूम रहे थे। जिस तरीके से जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, तीनों का जो फोटो आया था उसके बाद जो पाकिस्तान से लगा ये पूरी दुनिया में जो खलबली मच चुकी है, तो उसको देखते हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं। आज की जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की है, शोएब भाई की, तो चलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेरी ये राय है कि वो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट, देखो हमें प्लेन भरने की जरूरत नहीं है, हमारे तो जहां जाओगे वहां इंडियंस तुम्हारे को मिल जाएंगे। और इंडियंस की जो लॉयल्टी है इंडिया के साथ और कोई कंट्री के अंदर हो ही नहीं सकती। जो यहाँ के लोग हैं उनको इतना प्राउड है इंडिया के ऊपर कि वो अपने आप, इवन जो पाकिस्तानी होते हैं उनको जब बाहर पूछा जाता है कि भाई कहाँ से हो तुम, तो वो भी इंडियंस का नाम लेते हैं ना कि पाकिस्तानी। तो भाई पहले तो हमारी इमेज बहुत क्लियर है। दूसरी बात, हम लोग अपने आप से, अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हम जान भी हाजिर है हमारी। कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन तो हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। इतना सुकून। ब्रिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। रशिया में मीटिंग हुई, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जिस तरीके से वेलकम हुआ, नक्शा बदलने जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। कैसे नक्शा बदलने जा देखो अपने जो व्यूअर्स है उनको मैं बता देना चाहूंगा, नक्शा इस तरीके से बदला जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका इंडिया को घेरना चाह रहा है कनाडा के तौर पे, हम रशिया को कंडेम करें किसी भी तरीके से, लेकिन वो इंडिया पे प्रेशर कायम नहीं कर पाया, तो ये कनाडा के थ्रू ऐसे आ रहा है। Hey, I've seen this one. जिस तरीके से मोदी ने इनको क्वांटर किया है कि भाई ये प्रेशर हमारे पे कायम क्या करे, हम बताते हैं असली प्रेशर क्या होता है। तो ब्रिक्स के अंदर हमारी एक चीज थी कि जब तक चाइना अपनी आर्मी को डिसंगेज नहीं करता है, जिस पॉइंट पे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी है, जब तक वो पीछे होगी उसके बाद ही हम लोग तुम्हारे से बात करेंगे। चाइना ने जस्ट ब्रिक्स के पहले ही अपनी आर्मी को पीछे ले लिया है और बोला है कि हम शांति चाहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि देखो कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन रशिया एक देश है कि वो हमारा दोस्त था, है और रहेगा। तो साहब ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं ये बड़े सॉलिड, बड़े मजबूत और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। ये कोई आम कंट्री नहीं है। उसमें रशिया ले लीजिए, उसमें हिंदुस्तान ले लीजिए, उसमें चाइना ले लीजिए, उसमें और भी अफ्रीका भी है उसके बीच में। तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई ब्रिक्स के अंदर 5 देश है जो परमानेंट है, अब और अप्लाई किया है इसको बढ़ाने के लिए, और देशों को भी इनवाइट किया है जबकि वो आना चाह रहे हैं, जैसे कि ईरान है। पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर रखा है कि भाई साहब हमें ब्रिक्स में डालो। नहीं उठा सका। लेकिन ये दुनिया का नक्शा किस तरह चेंज करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखें अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के।
तो उनका साथ देने वाला पाकिस्तान भी था ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अफगानिस्तान में जो टेररिज्म हुआ उसके साथ कौन था? अमेरिका के साथ पाकिस्तान था। बात तो सही है। भाई उसका साथ भी तो देने वाला कुछ होता है। देखो अमेरिकन जो होते हैं ना, उनको लड़ाई जहां भी वॉर होती है उससे उनको फायदा होता है, क्योंकि आर्म्स के अंदर का कब्जा है ना वो पूरी दुनिया पे है। दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के जो आने वाले टाइम में तो ये जरूरी भी है। ब्रिक्स की तैसी करने जा रही है, ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे, ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं। ना कि अमेरिका की तरह के दुनिया में तबाहियां करवा के अपने आप को सुपर पावर बना के दुनिया का नक्शा चेंज कर रहे हैं। इससे पहले याद होगा आलमी जंग लगी, इतना सा यूरोप है, उतने से यूरोप ने एक फैसला लिया कि उसने अपने सारे यूरोप के 25, 26, 28 कंट्री जितने भी मुल्क है ना, इनके बीच में यूरो चलाया। अब आप रशिया की तरफ आए, पूरा यूरोप एक तरफ और रशिया एक तरफ, उससे बड़ा नहीं है यूरोप मेरे ख्याल से। देखो बात बड़े और छोटे की नहीं होती। देखो के पास क्या है दुनिया को देने के लिए? रशियंस के पास सब कुछ है, गैस से लगा के ऑयल सब कुछ है। ईरान और कुवैत और सऊदी इनके पास क्या? तेल है, ऑयल है। तो भाई आपके पास देने के लिए वर्ल्ड के अंदर क्या है, वो चीज मायने रखती है। अच्छा, आज देखो इंडिया क्या है, इंडिया एजुकेशन के मामले में आईटी के सेक्टर के अंदर हर चीज में नंबर 1 है। तुम्हारी जो वाहियात किताबें चलती है स्कूलों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, उनको सबसे पहले बंद करनी चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म करना चाहिए तुम्हारे को। एजुकेशन के मामले में तुम जो हिंदुओं के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो घृणा फैलाते हो अपने छोटे बच्चों के अंदर, तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। और बड़े न बड़े पाकिस्तान का बेड़ा घर का 100% लिख के ले लो मेरे से। गजब यूरोप नहीं है, चाइना से बड़ा यूरोप नहीं है, लेकिन यूरोप डॉलर की ऐसी की तैसी कर सकता है कि उसने अपना यूरो चलाया, डॉलर नहीं चलाया अपनी कंट्री के बीच में। देखें इस टाइम आप रशिया को देख लें, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, वो भी इस टाइम जंगों के बीच में, वो भी कोई सुखाल या सुखी नहीं है, वो भी जंगों में, यानी कि उसका इमेज जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह चाइना को ले लें, चाइना के इमेज भी जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का इमेज हर चीज से साफ है, ना उसके मुल्क में कोई जंग चल रही है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। वो अपने बासानी तरीके से अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। डेफिनेटली बेहतर नहीं तो आप जरा इन्वेस्टमेंट भेजें। वो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है। अगर कर्जा पास हो जाए तो हमारे मीडिया पे चलता है कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई जी, IMF ने कर्जा दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारा वज़ीर आज़म बताएगा और उधर जाके रोना पीना डालेगा कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, हमें प्लीज मजीद कर्जा दे दीजिए। ठीक हो गया। आबिद भाई, ब्रिक्स के ऊपर अगर बात करें, 5 परमानेंट मेंबर तो हैं, लेकिन इस दफा हमने देखा है तुर्की के प्रेसिडेंट भी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। ईरान की अगर बात कर लें, यानी इस्लामिक कंट्रीज, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ये कंट्रीज भी ब्रिक्स में एज ए मतलब गेस्ट के तौर पे कह लें, ऑब्जर्विंग मेंबर के तौर पे कह लें, वो मौजूद है। आपने मुस्लिम कंट्रीज के नाम लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया सऊदी अरेबिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। उसके अलावा इजिप्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। UAE देता है, UAE ने तो बहुत जबरदस्त। अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये अगर दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे, हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना, वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं, ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो अगर जवाब नहीं आ रहा है ना शोएब भाई और आदिल भाई, अगर जवाब नहीं आ रहा तो वो ना ही होता है। वो साइलेंट मोड का मतलब ना ही है। कब समझोगे यार, कब समझेगी तुम्हारी पाकिस्तानी हुकूमत? क्यों जलील होने के लिए बार बार अप्लाई कर लेते हैं यार? पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का, हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। ठीक है, तो जैसे तुर्की हेल्प ले रहा है, जैसे ईरान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा उसके बीच में। ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं, लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ
जो तुम अपने अब वो मानते हो पाकिस्तानी हो, चाइना को, वो पीछे तक हट गया, उसको भी घुटने टेकने पड़े हैं इंडिया के सामने। तो फिर तुम्हें तो भाई जब तक तुम ये आतंकवादी बनाना भेजना बंद नहीं करोगे, जब तक इंडिया तुमसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, हर प्लेटफॉर्म पे जलील करेगा, ये बात फैक्ट है। तो ये चीजें छोड़ दो, और ये इतनी जल्दी तो छूटने वाली है नहीं, क्योंकि जज्बे वाली जो कौम है। हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं, तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ठीक ना। है, और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में मौका गवा दिया। इवन दोस्ती को मतलब एक ये भी देखिए एक बड़ी- डॉक्टर जयशंकर बड़े पढ़े लिखे और बड़े जीनियस इंसान थे, आप उनसे बात छेड़ने की कोशिश तो करते, उनके ठीक है। तरीके से बात तो करते, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता, और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लुकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते, और बहुत सी गेस्ट मीटिंग के है। तौर पे चले जाते और फिर आगे आने वाले टाइम जी में हाँ, शायद चले कुछ- मीटिंग तो अटेंड कर लेते ना कम से कम, कि आपको पता होता है इस मीटिंग में क्या हो रहा है। जितनी कंट्रीज आई उन्हें भी उनकी भी नजरें होती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इधर आए हुए हैं, ठीक तो उधर हो गया। मुलाकातें होती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो है। हिंदुस्तान तो G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाता है जी, ये इनसे बहुत बड़ी मीटिंग है। G20 के जो समिट हिंदुस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, और वो कामयाब तरीन मीटिंग हुई। पता चला जिस तरीके से पाकिस्तान वालों ने प्रोपेगेंडा सेट किया था, कश्मीर के अंदर अमन और शांति तो है ही नहीं भैया, पूरा आर्मी का कैंप बना रखा है वहां। G20 की जो मीटिंग्स हुई है उसके अंदर दुनिया के इतने सारे डिप्लोमेट्स थे, वो आए थे, उन लोगों ने देखा भाई यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से भी इलेक्शन हुए 2024 के अंदर कश्मीर के अंदर जो जीरो किलिंग के साथ हुई है, पता है ना, कोई कुछ लफड़ा लोचा नहीं बना दी सरकार भी। हमारी एसओयू की मीटिंग हुई, हम उससे कोई फायदा ही नहीं उठा सके, हम उससे कुछ हासिल ही नहीं कर सके। ठीक है। और मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान में था, हम फायदा ले ही नहीं सके। ठीक किसी है, भी किस्म का। आपसे आबिद भाई आपने एक बात की है, फायदा जब लेते हैं जब आप उससे कुछ डिप्लोमेट्स की तरफ से बात करें, आप किस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, कुछ करें, आपको लेनी है बस भीख। भीख के लिए तो वैसा बुला लिया और जी हजूरी कर ली है, बस मिल जाएगी भीख कहीं ना कहीं से। ये फायदा हुआ है, और यही फायदा चाहिए था बस तुम्हारे हुक्मरान को। आम लोगों के लिए वहां ऐसी कोई फैसिलिटी है, आम लोगों के लिए वहां कोई ऐसा कोई चीज पे बातचीत नहीं हुई कि भाई जो वहां के लोकल पब्लिक है उनको कोई सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में जो पार्ट अच्छा लगा उसके लिए कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, जय हिंद।